क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि हमारी दीवार पर टंगा थर्मोमीटर हम सबसे एक बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है? सोचिए, एक शहर में थर्मोमीटर पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस है और लोग आराम से अपना काम कर रहे हैं, शायद बस थोड़ा पसीना आ रहा है। हाँ, और वहीं किसी दूसरे शहर में भी तापमान ठीक 40 डिग्री ही है, लेकिन वहाँ ये तापमान मानव शरीर के लिए एक जानलेवा सीमा बन चुका है। बिल्कुल, जहां इंसान के अंदरूनी अंग काम करना बंद कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि तापमान मापना एकदम सीधा और सरल काम है। एक नंबर देखा और बस हमें मौसम की पूरी कहानी पता चल गई। लेकिन ऐसा होता नहीं है ना। जब हम जलवायु डेटा और मौसम विज्ञान की हालिया रिपोर्टों का अध्ययन करते हैं तो पता चलता है कि ये सिर्फ एक छलावा है। सही कहा। तो ठीक है, आज के इस विस्तृत विश्लेषण में इसे समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आज हमारा लक्ष्य सिर्फ ये जानना नहीं है कि आज कितनी गर्मी है। मतलब हमें ये समझना है कि भारतीय ग्रीष्मकाल यानी हमारी इन चिलचिलाती गर्मियों के पीछे कौन सी जटिल और अदृश्य ताकतें काम कर रही हैं। और ये सिर्फ धूप का खेल नहीं है, ये दुनिया भर के मौसम तंत्रों का मतलब एक बहुत बड़ा टकराव है। और दिलचस्प बात यह है कि ये टकराव केवल आसमान में नहीं हो रहा है ना? एकदम सही। ये सीधे तौर पर हमारी त्वचा, हमारे पसीने और हमारे शरीर के काम करने के तरीके से जुड़ा है। देखिए, जब हम मौसम के आंकड़ों को गहराई से देखते हैं तो पाते हैं कि भारत की गर्मी कोई अलग थलग या आइसोलेटेड घटना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये प्रशांत महासागर की गहराई में होने वाले तापमान के बदलावों, यूरोप से आने वाली हवाओं और जो हमारी स्थानीय नमी है उसका एक बहुत ही जटिल गणित है। मतलब ये सब आपस में जुड़े हुए हैं? बिल्कुल। और अगर हमें ये समझना है कि हमारी गर्मियां दिन ब दिन इतनी जानलेवा क्यों होती जा रही हैं, तो हमें उस थर्मोमीटर के नंबर से आगे बढ़ना होगा। हमें हवा और पानी की उस भौतिकी यानी फिजिक्स को समझना होगा जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत सबसे बड़े वैश्विक खिलाड़ी से करते हैं। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए बता दूं कि जलवायु डेटा बार बार इशारा करता है कि भारत की भयंकर गर्मी की पटक कथा असल में यहां से हजारों किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में लिखी जाती है। हाँ, जिसे हम एनसो कहते हैं, ENSO यानी अल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। मतलब प्रशांत महासागर तो दक्षिण अमेरिका के पास है, इतनी दूर मौजूद पानी का एक गर्म हिस्सा भारत के ऊपर बादलों को कैसे रोक सकता है? दूरी तो बहुत ही विशाल है ना? देखिए, ये सवाल अक्सर लोगों को उलझा देता है। इसे समझने के लिए हमें हवा के दबाव यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को समझना होगा। अच्छा, हवा का दबाव? हाँ, दुनिया की सारी हवाएं इस दबाव के अंतर से ही चलती हैं। अब सामान्य अवस्था में क्या होता है, जिसे हम एनसो का न्यूट्रल फेज कहते हैं, उसमें प्रशांत महासागर में पूर्व से पश्चिम की ओर हवाएं चलती हैं। ये हवाएं समुद्र की सतह के गर्म पानी को धकेल कर इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ इकट्ठा कर देती हैं। तो सारा गर्म पानी एक तरफ आ गया? बिल्कुल। अब विज्ञान का एक सीधा सा नियम है, जहां पानी गर्म होगा वहां की हवा भी गर्म होगी। हाँ। और गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। हाँ, ये तो हमने स्कूल में भी पढ़ा था। सही कहा। और जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे एक लो प्रेशर या कम दबाव का क्षेत्र बन जाता है। ऊपर उठने वाली ये नमी भरी हवा ठंडी होकर बादल बनाती है और इस पूरे एशियाई और भारतीय क्षेत्र में भारी बारिश लाती है। समझ गया। यानी गर्म पानी एक तरह का वैक्यूम या खाली जगह बनाता है जो हवाओं और बादलों को अपनी तरफ खींचता है। सटीक, बिल्कुल यही होता है। लेकिन अल नीनो के दौरान क्या होता है, जिसे स्पेनिश में लिटिल बॉय कहा जाता है, सही। ये पूरा सिस्टम उलट जाता है। उलट जाता है मतलब कैसे? हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और वो सारा का सारा गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ यानी पूर्वी प्रशांत महासागर की ओर खिसक जाता है। ओह, मतलब वो वापस अपनी जगह पर चला जाता है। हाँ, अब वो जो लो प्रेशर और हवा के ऊपर उठने की प्रक्रिया थी ना, वो भारत और एशिया से दूर प्रशांत महासागर के बीच में होने लगती है। रुको, अगर हवा प्रशांत महासागर के बीच में ऊपर उठ रही है तो उस वक्त भारत के ऊपर क्या हो रहा होता है? यही तो वो तंत्र है जो हमारी गर्मी तय करता है। देखिए, जो हवा प्रशांत महासागर में ऊपर उठी है वो वायुमंडल के ऊपरी हिस्से से होते हुए वापस भारत की तरफ आती है। अच्छा। और हमारे ऊपर नीचे की तरफ बैठती है। अब नीचे बैठती हुई हवा हाई प्रेशर बनाती है और ये नीचे बैठने वाली हवा बादलों को बनने से रोकती है। मतलब ये एक तरह की अदृश्य ढक्कन की तरह काम करती है। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, एक ढक्कन की तरह। जब बादल नहीं बनते
तो बारिश नहीं होती, और इसी को हम कमजोर मॉनसून कहते हैं। और जब आसमान में बादलों का कोई पर्दा नहीं होता तो सूरज की सीधी किरणें जमीन को लगातार भूनती रहती हैं। एकदम सही। यही कारण है कि अल नीनो के सालों में भारत में भयंकर हीट वेव आती हैं। हो तो ये सिर्फ हवाओं का दिशा बदलना नहीं है, ये हवाओं के ऊपर उठने और नीचे बैठने का एक विशाल सीसॉ है, जैसे बच्चे पार्क में खेलते हैं ना, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे। हाँ, बहुत अच्छी उपमा है। और अल नीनो के समय हम उस हिस्से में होते हैं जहां हवा नीचे दब रही होती है और बादलों का गला घोट रही होती है। और फिर ला नीना के दौरान क्या होता है? ला नीना में न्यूट्रल फेज वाली स्थिति बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। मतलब प्रशांत महासागर का पूर्वी हिस्सा सामान्य से बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। और गर्म पानी का पूरा पहाड़ इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाता है। इससे भारत की तरफ लो प्रेशर बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो इसका मतलब है कि बहुत सारी हवा ऊपर उठती है और बहुत सारे बादल बनते हैं। बिल्कुल। और इसका परिणाम ये होता है कि भारत में सामान्य से अधिक बारिश होती है, जिससे बाढ़ और फसलों के नष्ट होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। तो आंसो ने एक वैश्विक स्तर पर मंच तैयार कर दिया, ये तय कर दिया कि मानसून कमजोर होगा और गर्मी बढ़ेगी। लेकिन जब हम उत्तर भारत की गर्मी की बात करते हैं तो एक और चीज का जिक्र बार बार मौसम रिपोर्टों में आता है। आप वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या पश्चिमी विक्षोभ, ये भूमध्य सागर से उठने वाले तूफान है। लेकिन मुझे एक बात हैरान करती है, रिपोर्ट इन्हें एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहती है। हाँ। ये एक्स्ट्रा क्या है? मतलब भूमध्य सागर का एक तूफान दिल्ली या पंजाब में गर्मी का स्तर कैसे तय कर सकता है? भूमध्य सागर तो यूरोप के पास है ना। देखिए, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का सीधा सा मतलब है जो ट्रॉपिक्स यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के बाहर बनते हैं। अच्छा। उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं, जैसे जो बंगाल की खाड़ी में आते हैं, वे समुद्र के गर्म पानी की ताकत से चलते हैं। लेकिन ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात तापमान के अंतर से चलते हैं। तापमान के अंतर से मतलब कैसे? मतलब जब उत्तर की ठंडी ध्रुवीय हवाएं दक्षिण की गर्म हवाओं से टकराती हैं, भूमध्य सागर में सर्दियों के दौरान ठीक यही होता है। वहां ये चक्रवात जन्म लेते हैं। ठीक है, मान लिया वो वहां जन्म लेते हैं, लेकिन वो हजारों किलोमीटर्स का सफर तय करके अफगानिस्तान और पाकिस्तान पार करते हुए भारत कैसे पहुंच जाते हैं? मतलब उनके पास इतनी ऊर्जा आती कहां से है? अरे, वे खुद चलकर नहीं आते। वे वायुमंडल के ऊपरी हिस्से में चलने वाली हवा की एक तेज नदी पर सवार होते हैं। अच्छा, एक नदी? हाँ, इसे सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये जेट स्ट्रीम पृथ्वी के घूमने के कारण बनती है और पश्चिम से पूर्व की ओर बहुत तेज गति से बहती है। तो एक तरह की एक्सप्रेस ट्रेन हो गई। बिल्कुल। ये भूमध्य सागर के तूफान इस जेट स्ट्रीम में फंस जाते हैं और एक कन्वेयर बेल्ट की तरह भारत की तरफ खिंचे चले आते हैं। क्या बात है। और रास्ते में कैस्पियन सागर और ईरान से ये नमी सोखते हैं और उत्तर भारत में सर्दियों और बसंत की बारिश करते हैं। यहाँ मैं आपको रोकूंगा। हम बात करें भयंकर गर्मियों की, हीट वेव की, लेकिन आप मुझे सर्दियों और बसंत यानी दिसंबर से मार्च में होने वाली बारिश के बारे में बता रही हैं। हाँ। सर्दियों की बारिश का मई जून की चिलचिलाती गर्मी से क्या कनेक्शन है? बहुत गहरा कनेक्शन है। इसे समझने के लिए हमें जमीन की थर्मोडायनामिक्स समझनी होगी। ठीक है, बताइए। जब पश्चिमी विक्षोभ फरवरी और मार्च में अच्छी बारिश करते हैं तो मिट्टी में नमी भर जाती है। अब जब अप्रैल और मई में सूरज की गर्मी जमीन पर पड़ती है तो उस सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा जमीन की उस नमी को भाप में बदलने में खर्च हो जाता है। इसे विज्ञान में लेटेंट हीट कहते हैं। अब क्योंकि ऊर्जा भाप बनाने में इस्तेमाल हो गई, हवा का तापमान तेजी से नहीं बढ़ता। अच्छा, तो गीली जमीन एक तरह के शॉक एब्जॉर्बर या स्पंज का काम करती है जो सूरज की गर्मी को सोख लेती है। बिल्कुल, एकदम सही समझे आप। लेकिन जरा सोचिए, अगर पश्चिमी विक्षोभ कमजोर पड़ जाए, जो कि हाल के वर्षों में हो रहा है, तो सर्दियों में बारिश नहीं होगी। हाँ, बारिश नहीं होती, जमीन पूरी तरह सूख जाती है। अब जब सूरज की किरणें उस सूखी जमीन पर पड़ती हैं तो भाप बनने के लिए कोई नमी तो होती नहीं है। तो सारी गर्मी हवा में चली जाती है। बिल्कुल, सारी की सारी सौर ऊर्जा सीधे तौर पर हवा को गर्म करने लगती है। इसे सेंसिबल हीट कहते हैं। हवा का तापमान बहुत तेजी से बढ़ने लगता है और यही कारण है कि हमें मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में ही भयंकर हीट वेव का सामना करना पड़ता है। ओह, अब मैं समझा। पश्चिमी विक्षोभ हमारी गर्मियों के लिए एक प्री कूलिंग सिस्टम की तरह काम करते हैं। ये कनेक्शन वाकई कमाल का है। मतलब अल नीनो ने आसमान से बादलों का ढक्कन हटा दिया और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ ने जमीन का प्री कूलिंग सिस्टम बंद कर दिया। दोनों तरफ से मार पड़ रही है। हाँ, हालात कुछ ऐसे ही बन जाते हैं।
लेकिन अब आके ना उस बिंदु पर जहां ये सब मौसम विज्ञान हमारे शरीर से टकराता है। जब ये हीट वेव जमीन पर आती है तो हम उसे थर्मामीटर से मापते हैं। सही बात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहता है कि मैदानी इलाकों में 40 डिग्री और पहाड़ी इलाकों में 30 डिग्री होने पर हीट वेव घोषित की जाती है। या जब तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री अधिक हो। लेकिन हमारे स्रोतों और डेटा से पता चलता है कि ये 40 डिग्री हर जगह एक जैसा महसूस नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। मतलब दिल्ली का 40 डिग्री और केरल के पलक्कड़ का 40 डिग्री, हमारा शरीर दोनों जगह अलग अलग प्रतिक्रिया क्यों देता है? थर्मामीटर तो एक ही नंबर दिखा रहा है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि थर्मामीटर सिर्फ सेंसिबल हीट यानी हवा की गर्मी मापता है। देखिए, थर्मामीटर को पसीना नहीं आता। हाँ, ये तो है। लेकिन इंसान का शरीर मौसम को एक कॉकटेल के रूप में महसूस करता है, जिसमें हवा का तापमान और ह्यूमिडिटी यानी नमी दोनों शामिल होते हैं। इसे मौसम की भाषा में हीट इंडेक्स या कैसा महसूस होता है वो फील्स लाइक टेम्परेचर कहते हैं। अब देखिए, दिल्ली की गर्मी सूखी होती है। हाँ, दिल्ली में तो एकदम सूखी लू चलती है। लेकिन पलक्कड़ जैसे तटीय इलाकों में हवा में पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है। जब हवा में पहले से ही इतनी नमी होती है तो उसका सीधा असर हमारे शरीर के प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम पर पड़ता है। प्राकृतिक कूलिंग सिस्टम मतलब पसीना सूखने की प्रक्रिया। जी हाँ, पसीना सूखने की प्रक्रिया पर। और यहीं पर बात उस सबसे खतरनाक अवधारणा तक पहुंचती है जिसे शोधकर्ताओं ने वेट बल्ब तापमान का नाम दिया है। बिल्कुल, वेट बल्ब टेम्परेचर। अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करूं तो क्या हमारा शरीर एक एयर कूलर की तरह है? आप एयर कूलर कैसे काम करता है जरा बताइए। देखिए, एयर कूलर कैसे काम करता है। वो घास के पैड पर पानी गिराता है, फिर पंखा गर्म हवा को उस पानी के जरिए खींचता है। हाँ। पानी वाष्पीकृत होकर यानी इवेपोरेट होकर भाप बनता है और इस प्रक्रिया में गर्मी सोख लेता है, जिससे बाहर ठंडी हवा आती है। बिल्कुल, हमारा शरीर भी यही करता है ना। हमें पसीना आता है, वो त्वचा पर सूखता है और हम ठंडे हो जाते हैं। ये एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, समझने के लिए एकदम सही है। लेकिन अगर हवा में पहले से ही इतनी ज्यादा नमी हो, मान लीजिए हवा 90% सैचुरेटेड है, तो वो एयर कूलर काम करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि हवा और पानी सोख ही नहीं सकती। कूलर सिर्फ गर्म और चिपचिपी हवा फेंकेगा। क्या यही हमारे शरीर के साथ भी होता है? एकदम सही पकड़े आप, बिल्कुल। और जब शरीर का ये एयर कूलर फेल हो जाता है ना, तो जो जैविक प्रतिक्रिया होती है यानी हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, वो बहुत ही भयावह होता है। मतलब शरीर में होता क्या है उस वक्त? देखिए, वेट बल्ब तापमान वास्तव में यही मापता है कि वाष्पीकरण के जरिए तापमान को कितना कम किया जा सकता है। अच्छा। जब हवा में नमी ज्यादा होती है तो आपका पसीना आपकी त्वचा पर ही बना रहता है, वो हवा में उड़ता ही नहीं है। वो चिपचिपापन महसूस होता है। हाँ, अब ऐसे में शरीर क्या करता है, वो अपनी आंतरिक गर्मी को बाहर निकालने के लिए बहुत संघर्ष करता है। आपका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है ताकि खून को त्वचा की तरफ पंप कर सके, इस उम्मीद में कि त्वचा ठंडी होगी। हाँ, शरीर को लगता है कि त्वचा ठंडी होगी तो अंदर का तापमान गिरेगा। लेकिन त्वचा तो ठंडी हो ही नहीं रही है। बिल्कुल, खून त्वचा तक जाता है लेकिन वहां से गर्मी बाहर निकल ही नहीं पाती। बाप रे। और इसका नतीजे ये होता है कि आपके मस्तिष्क और अंदरूनी अंगों को खून और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होने लगती है। तो इससे शरीर के अंदर का तापमान बढ़ने लगता होगा। हाँ, आपके शरीर का मुख्य तापमान यानी कोर टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस से तेजी से ऊपर जाने लगता है। जब शरीर का तापमान 40-41 डिग्री के पार जाता है तो शरीर की कोशिकाएं नष्ट होने लगती हैं। कोशिकाएं नष्ट होने लगती है? जी, प्रोटीन इस तरह से टूटने लगते हैं जैसे गर्म तवे पर अंडे का सफेद हिस्सा पककर जम जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही। ये तो बहुत ही भयानक है। इंसान को भ्रम होने लगता है, वो बेहोश हो जाता है और अंततः अंगों के फेल होने से यानी ऑर्गन फेलियर से उसकी मौत हो जाती है। ये बहुत ही डरावना है। हम 40-45 डिग्री की सूखी गर्मी झेलने के आदी हैं, लेकिन शोधकर्ताओं का कहना है कि मानव शरीर के लिए वेट बल्ब तापमान की अधिकतम सीमा महज 35 डिग्री सेल्सियस है। सिर्फ 35 डिग्री। यही वो बिंदु है जिसे समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। 35 डिग्री वेट बल्ब तापमान का मतलब ये नहीं है कि थर्मामीटर पर 35 डिग्री लिखा है।
इसका मतलब है बहुत अधिक तापमान और बहुत अधिक नमी का एक घातक संयोजन, मतलब एक जानलेवा कॉकटेल। अच्छा। 35 डिग्री वेट बल्ब पर एक पूरी तरह से स्वस्थ इंसान, चाहे वो युवा हो, एथलीट हो, छांव में बैठा हो और उसके पास पीने का असीमित पानी भी होना, वो भी अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर पाएगा। मतलब कोई उपाय काम नहीं करेगा? नहीं, 6 घंटे के भीतर उसकी मृत्यु हो सकती है। शरीर पसीना निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन पसीना उसे ठंडा नहीं कर पाएगा, वो अंदर ही अंदर उबलने लगेगा। तो इसका सीधा मतलब ये है कि हम अब तक गर्मी को मापने के लिए जिस पैमाने का इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो एकदम अधूरा है। बिल्कुल अधूरा है। अगर सरकारें और नीतियां सिर्फ 40 या 45 डिग्री के सामान्य तापमान पर ध्यान केंद्रित करती रहीं, हाँ। तो वे असली खतरे को नजरअंदाज कर रही हैं। और यही कारण है कि वैज्ञानिक एक बहुत बड़े नीतिगत बदलाव की मांग कर रहे हैं। पॉलिसी शिफ्ट के। हाँ, जलवायु परिवर्तन के कारण अब भारत में सिर्फ तापमान नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के गर्म होने से हवा में नमी भी बढ़ रही है। मतलब दोनों चीजें एक साथ बढ़ रही हैं। बिल्कुल। अल नीनो की गर्मी और महासागरों से आने वाली ये जो उच्च नमी है, ये मिलकर एक कंपाउंडिंग एक्सट्रीम बना रहे हैं। भविष्य की नीतियों को थर्मामीटर के सेल्सियस नंबरों को छोड़कर हीट स्ट्रेस इंडेक्स पर आधारित होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। सरकारों को केवल ये नहीं देखना चाहिए कि गर्मी कितनी है, बल्कि ये देखना चाहिए कि वेट बल्ब तापमान कितना है। तो इसके हिसाब से नियम बदलने चाहिए। एकदम। काम के घंटे, स्कूलों की छुट्टियां और जो कंस्ट्रक्शन साइट्स के नियम है, वो इस वेट बल्ब तापमान के आधार पर तय होने चाहिए, ताकि बड़े पैमाने पर लोगों की जान बचाई जा सके। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारी गर्मी कोई साधारण सी मौसमी घटना नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये ग्लोबल डोमिनो इफेक्ट है। प्रशांत महासागर में एक दबाव का क्षेत्र बनता है जो भारत से बादलों को दूर धकेल देता है, जो हमने एंसो के बारे में समझा। भूमध्य सागर के तूफान अगर सर्दियों में रास्ता भटक जाते हैं तो हमारी जमीन नमी खो देती है और एक भट्टी में बदल जाती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से। हाँ, और जब ये भट्टी समुद्री नमी के साथ मिलती है तो वेट बल्ब तापमान का वो जानलेवा मिश्रण तैयार होता है, जिसे हमारा शरीर जैविक रूप से प्रोसेस कर ही नहीं सकता। और देखिए, ये सब आपस में इतना जुड़ा हुआ है कि इनमें से किसी एक भी कड़ी के कमजोर होने या बदलने का सीधा असर भारत के करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन पे पड़ता है। ये जानकारी मौसम को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल देती है। इस विस्तृत विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए यहाँ एक विचार छोड़ना चाहूंगा। ये ऐसा सवाल है जिस पर शोधकर्ता भी गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि 35 डिग्री वेट बल्ब तापमान इंसान के शरीर के लिए एक ऐसी शारीरिक सीमा है जिसे पार नहीं किया जा सकता। हाँ, जहां पसीना काम करना बंद कर देता है, जहां शरीर हार मान लेता है। अब जलवायु परिवर्तन के साथ एक ऐसे भविष्य की कल्पना करें जहां भारत के कई शहरों में ये जानलेवा वेट बल्ब तापमान साल के कई महीनों तक एक आम बात हो जाए, जो कि बहुत मुमकिन है। हमारा देश उन लोगों की मेहनत पर चलता है जो खुले आसमान के नीचे काम करते हैं। तो क्या हमारे किसान भरी दोपहर में खेतों में बुवाई या कटाई कर पाएंगे? क्या हमारे निर्माण मजदूर जो हमारी इमारतें और सड़कें बनाते हैं दिन के उजाले में काम कर सकेंगे? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं जहां चिलचिलाती गर्मियों के महीनों में मानव जाति को जिंदा रहने के लिए उल्लुओं की तरह रात का जीव बनना पड़ेगा? नॉकटर्नल। हाँ। क्या ऐसा समय आएगा जब खेती, निर्माण कार्य, बाजार और हमारे बाहरी जीवन की सारी भागदौड़ दिन के बजाय रात के अंधेरे में ही हो सकेगी और दिन में पूरा देश एक सुन्न पड़े रेगिस्तान की तरह घरों के अंदर बंद रहेगा? ये सोचने वाली बात है। ये सिर्फ मौसम विज्ञान का सवाल नहीं है, ये हमारे वजूद और हमारी अर्थव्यवस्था के भविष्य का सवाल है। बिल्कुल। इस ज्ञानवर्धक सफर का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सवाल पे विचार जरूर कीजिएगा।